जनरल स्टडीज़ की इस एक श्रृंखला में हम आज इंडियन पॉलिटी की जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जाएंगे जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में उसका एक परिचय हम देखने जा रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियोज़ में भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस प्रकार से भारत का संविधान बना था, कौन कौन से एक्ट्स उसमें इम्पोर्टेंट हैं, किस किस एक्ट जो हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया या जो चार्टर एक्ट आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, उन सभी के बारे में हमने उससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें कौन कौन सी मुख्य समितियां थी, जैसे झंडा समिति, जैसे प्रेस दीर्घा समिति, जैसे मौलिक अधिकार समिति, प्रारूप समिति, इन सभी के बारे में हम आपको उस वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो चाहें तो प्लेलिस्ट में से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज हम संविधान के इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो किन किन तरीके से कितने कितने उसको भागों में बांटा गया है, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनमें किस किस बातों का उल्लेख किया गया है, कितनी अनुसूचियां हैं, ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखना इसमें सीखने को मिलेगा इसको। ठीक है, तो जितने भी पार्टी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, अगर कोई पूछे तो वो हैं 22। अब 22 भाग हैं टोटल। पार्ट्स टोटल कितने? 22। लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट्स हमारे 25 होते हैं टोटल। मतलब जितने भाग हैं, पार्ट्स हैं, वो तो 22 ही रहेंगे, लेकिन किसी पार्ट्स में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोई पार्ट का सब पार्ट जोड़ दिया गया, तो इस तरीके से वो जो गिनती करके नए पार्ट्स बने तो उनकी संख्या हो जाएगी 25, होने को वैसे संख्या है 22। ठीक, कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जिनको बोला जाता है स्केड्यूल्स। अब स्केड्यूल्स कितने हैं? तो स्केड्यूल्स की संख्या देखने को मिलती है 12। पहले ये कितने थे? 8। ठीक है, मूलतः हमारे संविधान में अनुसूचियां थी 8, लेकिन वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या है 12। अनुच्छेदों की बात करें अगर हम, तो कितने अनुच्छेद इसमें हैं? तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद ये मूल संविधान में थे। ठीक, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या गिनती के हिसाब से देखा जाए तो अनुच्छेद की संख्या हमें पड़ती है 470 के अराउंड। फिर से वही क्वेश्चन, अगर आप भारत का संविधान देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें जो अनुसूचियों की संख्या आपको दिखेगी वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 ही अभी भी होगी। लेकिन 470 कैसे? अगर आप उसमें देखो, जैसे आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 का 51A पार्ट आर्टिकल 51A ऐड कर दिया गया। तो आर्टिकल 51A ऐड जब कर दिया गया तो इस तरीके से 51 के अंदर एक नया आर्टिकल बन गया जो कि एक अलग पहचान रखता है। तो इस लिहाज से जो आर्टिकल्स का नंबर अगर हम देखेंगे, काउंटिंग के हिसाब से बात करें, तो उनकी संख्या हो जाएगी 470। मूलतः कितने हैं? 395। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस मूल संविधान में जो ये 22 भाग दिए थे, इस 22 भागों के बारे में हमको किस किस भाग में क्या क्या वर्णन मिलता है। तो भाग संविधान में इसका जो संबंध है कि किस भाग का संबंध किससे है, और अनुच्छेद, आर्टिकल, कि इस भाग में कौन कौन से आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, ये हम पढ़ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है? ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि आपको पता है कि किस भाग में, किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हम देखते हैं भाग 1 में, भाग 1, इसमें आपका संघ एवं उसके राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य या राज्य क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता, और इसके लिए आर्टिकल हैं आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। भाग 3, इसमें मिलते हैं आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
मौलिक अधिकार। ठीक है, इसकी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। भाग 4, इसमें आपको मिलेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51। अब देखिए, भाग 4 के बाद भाग 5 आना था, लेकिन हमने ऐड किया भाग 4A। ठीक है, और ये ऐड किया और इसमें हमने डाल दिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और उसके लिए हमने आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A कहता है कि भारत के संविधान में जो भारत के नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, तो उस समय जितने मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या थी 10। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड कर देगी, जिसमें बोला गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से लेकर के 14 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करे। तो 11वीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा उसको ऐड किया गया। ठीक, ये बात यहां तक समझ में आई होगी। इसके बाद भाग 5 हम देखते हैं, भाग 5 में क्या क्या वर्णन है। तो भाग 5 में आपको दिया रहेगा संघ सरकार है, संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल हमारे नियुक्त हैं आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में आप भाग 5 में यूनियन गवर्नमेंट या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, इन सब के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है, वो सभी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो संघ की सरकार आर्टिकल 52 से लेकर का आर्टिकल 151 तक। ठीक, अब देखिए इसमें फिर हमने फर्दर डिवीजन किया। संघ की सरकार में हमने सबसे पहले देखते हैं संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका का वर्णन आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक। फिर संघ की विधायिका, संघ की विधायिका जिसको हम बोला जाता है, जिसका नाम रहता है क्या, संसद। तो चाहे आप संसद बोल लीजिए, चाहे आप संघ की विधायिका बोल लीजिए, यूनियन लेजिस्लेचर बोल लीजिए, उसका आर्टिकल मिलेगा आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के बीच में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका या संसद के बारे में वर्णन। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर लेता हूं। यहां तक आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। हम देखते हैं, देखिए संघ की विधायिका या संसद के बारे में हम आर्टिकल 122 तक पहुंच गए। हम आर्टिकल 5 के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी भाग 5 के बारे में ये भी पढ़ रहे हैं। तो भाग 5 पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक के आर्टिकल हैं। तो उस आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक के आर्टिकल को कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हम वो पढ़ रहे हैं। तो 52 से 78 तक देखते हैं हम संघ की एग्जीक्यूटिव के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके प्रधानमंत्री, जिसमें राष्ट्रपति, जिसमें मंत्रिपरिषद, जिसमें महान्यायवादी, जिसमें इन सभी का वर्णन देखने को मिलेगा। जिसके बाद संसद की बात करें तो संसद में आप देखो लोकसभा आएगी, आप उसमें राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियों के बारे में उसमें पढ़ेंगे। अब
जो आर्टिकल 79 से 122 है वो टोटली डेडिकेटेड होगा, इसका मतलब संसद को। फिर इसमें राष्ट्रपति की विशेष विधायी शक्ति आती है, राष्ट्रपति की विशेष विधायी शक्ति। क्योंकि हम राष्ट्रपति को पढ़ते कि राष्ट्रपति किसी भी देश का उसका मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। अब मुख्य कार्यकारी प्रमुख है तो कार्यपालिका का प्रमुख अगर है तो उसमें विधायी शक्ति उसके पास अगर कुछ है, विशेष विधायी शक्ति, तो इसके लिए अलग से आर्टिकल आता है, आर्टिकल 123। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो आर्टिकल है जिसको अदर रूप में बोलते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति से हम समझते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि संसद में मान लीजिए एक साल में 3 सत्र चलते हैं, ठीक है, संसद में एक साल में 3 सत्र चलते हैं। सबसे पहले बजट सत्र, फिर मानसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र। बजट सत्र लगभग मार्च अप्रैल के टाइम पे बजट सत्र चलता है। उसके बाद ठीक है जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ पर चलता है आपका मॉनसून सेशन, मानसून सत्र। और नवंबर दिसंबर के टाइम पे ठीक है, नवंबर दिसंबर के टाइम पर आपका चलता है क्या, शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये बजट सत्र हो गया, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ये 3 सत्र आपके किसी संसद में एक साल में चलते हैं। भारत में संसद में एक साल में 3 सत्र चलते हैं। अब मान लीजिए जब बजट सत्र समाप्त हो गया और मानसून सत्र प्रारंभ नहीं हुआ है तो इसके बीच का जो समय है इसको बोला जाता है रिसेस या अवकाश। ये अवकाश का समय है। अब इस अवकाश के दौरान जब संसद बैठ नहीं रही है तो संसद जब बैठ नहीं रही है तो कानून बनाने के, अगर किसी विषय पर किसी मुद्दे पर कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो कानून तो तभी बनते हैं जब विधायिका बैठ रही हो, केंद्रीय विधायिका। अगर संसद की बात करूं, देश में कोई कानून बनाना होगा तो संसद में, लोकसभा में पास किया जाएगा, राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसमें साइन कर देंगे तो तब जाके वो जो बिल है वो एक्ट बनेगा या कानून बनेगा। लेकिन अभी तो संसद के सत्र नहीं हो रहे तो लोकसभा तो है ही नहीं। जब लोकसभा है नहीं तो कानून पारित नहीं हो पाएगा, तो कानून पारित नहीं होगा लेकिन कानून की आवश्यकता है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत एक विशेष पावर होती है जिसको बोला जाता है अध्यादेश जारी या ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर। और इस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि संसद में जब 2 सत्रों के बीच में कोई अवकाश का समय हो या जब एक सत्र के बाद जब दूसरा सत्र न चल रहा हो और देश हित में कोई एक ऐसा कानून लाना हो तो राष्ट्रपति इस आर्टिकल 123 के तहत वो कानून अध्यादेश जारी करके ला सकता है। और उस कानून की जो उसकी इक्विवेलेंस होगी वो बराबरी होगा संसद के उस कानून के तहत, उस कानून के बराबरी उसके पास भी पावर होगी। और हाँ, लेकिन जब ये अध्यादेश जारी करेगा तो अध्यादेश जारी करने के बाद जब मानसून बजट के बाद जब अगला मानसून सत्र आ गया या नेक्स्ट सेशन में जब हमारे पास संसद बैठ रही है, लोकसभा बैठ रही है, तो लोकसभा में तुरंत इस बिल को पारित किया जाएगा या पेश किया जाएगा। ठीक है, तो जब अब दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम पीरियड या मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ही दूसरी बार या दूसरा सेशन बैठना होता है। तो जो अध्यादेश की जो टोटल वैलिडिटी होगी पहले तो वो 6 मंथ तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई मानसून सत्र या जैसे ही कोई अगला सेशन बैठेगा तो उस अगले सेशन के में उसको 6 वीक के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर पारित होना होता है। अर्थात जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने जारी किया है, सेम पावर आर्टिकल 213 के तहत अभी हम पढ़ेंगे। जब अभी तो हम संघ की सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 52 से 151 के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम 152 से 237 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, पार्ट 6 में पढ़ेंगे, तो वहां पर संघ की सरकार की जगह राज्य की सरकार के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो राज्य की सरकार में राज्य की विधानमंडल के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बाद जो अगला आर्टिकल आएगा
वहां पर भी जैसे यहाँ राष्ट्रपति की विशेष विधायी शक्ति है, वहां पर स्टेट में राज्यपाल के पास विशेष विधायी शक्ति हो जाएगी और उसके लिए आर्टिकल 213 वहां पर होगा। तो आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होल्ड करते हैं, अपने पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। और उस अध्यादेश की जो टोटल वैलिडिटी होती है कि मतलब एक अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है इफेक्टिव, तो वो हो जाएगा 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर, मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक। ठीक, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए भाग 5 के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, अभी भाग 5 ही चल रहा है, 123। ठीक है, ये तो गवर्नर वाला अभी हम पढ़ेंगे 123। अब इससे आगे आर्टिकल, इससे आगे को आर्टिकल में राष्ट्रपति की विशेष विधायी शक्ति के बाद संघ की न्यायपालिका के बारे में दिया गया है। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका क्या होती है? ऑब्वियसली इट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसका वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 132 तक। ठीक है, और इसके बाद सॉरी आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक हमको संघ की न्यायपालिका के बारे में वर्णन मिलता है। और सबसे लास्ट इसमें जो केंद्र की सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोला जाता है, कैग। और उसके बारे में हमको वर्णन मिलता है आर्टिकल 148 से 151। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस प्रकार आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बीच में हमारे संविधान में किस किस का वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपके पास जब ये सारी जानकारियां आपको माइंड में क्लियर हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। माना कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछा गया है, अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संघ की न्यायपालिका के बारे में वर्णन तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 के बीच में मिलता है। जब आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में अगर वो संघ की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, और ऑप्शन में एक आर्टिकल जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है किसी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, और वो एकमात्र ऑप्शन उस आर्टिकल में इसके बीच का कोई आर्टिकल है, तो आंसर वही होगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि जिस संबंध में वो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड वो आर्टिकल कौन सा है, बाकी आर्टिकल इसके अलावा दिए गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 124 से 147 के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन मिलता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा हो, एकमात्र अगर ऑप्शन में इसके बीच का आर्टिकल है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच, जब आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं भी आता है, तो दूसरी अप्रोच आपके पास ये रहेगी कि आपको पता है कि उस फ्रेम के अंतर्गत ये चीजें दिखाई गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमारा भाग 5 हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट में आएगा हमारा भाग 6। भाग 6 पार्ट 6। पार्ट 6 में है राज्य की सरकारें या राज्य सरकार। आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक, इसमें भी जो राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, मतलब कि पहले में इसमें भी एग्जीक्यूटिव आएगी, दूसरे में इसमें भी लेजिस्लेचर आएगा, तीसरे में राज्यपाल की विशेष विधायी शक्ति, अर्थात विशेष विधायी शक्ति कहने का मतलब अध्यादेश जारी करने की
शक्ति। ठीक है, फिर वहां पर इसके बाद था न्यायपालिका, तो यहां पर भी आ जाएगा राज्य के न्यायपालिकाएं। न्यायपालिका, राज्य की जो न्यायपालिका मुख्य रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों का भी हमारे को वर्णन देखने को मिलता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिनको बोला जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में हमको वर्णन इसमें इसके बाद देखने को मिलेगा। अब 152 से लेकर के 237 के ये आर्टिकल का हम डिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 179 तक, 168, सॉरी माफ कीजिएगा 168। राज्य का विधानमंडल 169 से लेकर के 212 तक, फिर ये 213, ये हो जाएगा 214 से 232, और ये हो जाएंगे 233 से लेकर के 237 तक। राज्य सरकार या राज्यों की जो हमारा आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 है, वो इन बारे में हमारे को वर्णन देता है। और ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल्स जो हैं इनका हमने डिवीजन इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक, राज्य की कार्यपालिका, इसमें थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, 167 है और यहाँ पर 168 से लेकर के। ठीक है, तो ये हो गया राज्य की कार्यपालिका का वर्णन। नेक्स्ट भाग 7, पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अनुच्छेद इसमें हो गया। ठीक है, भाग 7 जो है राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 1 जो था, उसमें कुछ प्रावधान इसमें भाग 7 में किए गए थे। हालांकि अब वो प्रावधान निरस्त कर दिए गए, तो पूरा का पूरा आर्टिकल भी निरस्त कर दिया। भाग 238, आर्टिकल 238 और भाग 7 ये संविधान में इसको हटा दिया गया। अर्थात यूँ कहें कि संविधान से हमारा कौन सा भाग अब वर्तमान में हटा दिया गया है, तो वो भाग 7 आर्टिकल 238, और ये हटाया गया 7वें संविधान संशोधन, 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में पढ़ते हैं हम संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। अगर हम देखें तो भाग 8 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक इसमें वर्णन मिलता है। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 9 में हमको दिया रहता है पंचायतों के बारे में। ठीक है, पंचायतें, और इसके लिए आर्टिकल 243 से 243O तक हमको इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अर्थात संविधान का अगर पूछा जाए आपसे कि आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, अब इसी में भाग 9 का ए और भाग 9 का बी पार्ट इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, भाग 9 का ए, इसमें हमारे को वर्णन मिलता है नगर पालिकाओं का, नगर पालिका, और भाग 9 का बी, पार्ट 9 का बी, इसमें हमको सहकारी समितियों का वर्णन मिलता है। सहकारी समितियां। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हो गया म्यूनिसिपैलिटीज, ये हो गया पंचायत, ये हो गए हमारे सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसमें आर्टिकल 243 त से आर्टिकल 243 छ तक। ठीक है, और आर्टिकल 243 ZH से
आर्टिकल 243 ZT, अर्थात कहने का मतलब ये आर्टिकल्स वगैरह अगर जो देख रहे हो तो ये तो मूल संविधान में भाग 9 में पंचायतें हैं और इसमें भाग 9 में पंचायतें जोड़ी गई, भाग 9 का ए पार्ट इसको जोड़ा गया और भाग 9 के बी पार्ट में सहकारी समिति में इनको जोड़ा गया। तो ये ऑप्शन में इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ही नगर पालिकाओं को भी जोड़ा गया और सहकारी समितियां हमारे को जोड़ने को मिलती है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में भाग 9 का बी पार्ट जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है वो कब जोड़ा गया। तो योर आंसर विल बी पार्ट 9B आर्टिकल 243 ZT to 243 ZH and it was added by 97th Constitutional Amendment Act 2011. राइट, तो ये आपके भाग 9 तक हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 10। देखिए भाग 10 से भाग 17 को हम इस बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। भाग 10 बोलता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान इसमें देखने को मिलते हैं कि भारत में, क्योंकि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है वो विशेष संरक्षण प्राप्त क्षेत्र हैं। जनजातियों का संरक्षण भारत के संविधान में एक विशेष प्रावधान रखता है, तो इसी के तहत उनके लिए भाग 10 में एक विशेष व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 244 उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड आर्टिकल अगर किसी के लिए है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए तो वो आर्टिकल 244, जिसमें आर्टिकल 244 के दो पार्ट ए और बी इसमें आप देख सकते हैं। भाग 11 11th पार्ट क्या बोलता है, सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को दिखाने वाला कौन सा पार्ट हमारे संविधान में है, और उसके लिए आर्टिकल्स हमारे 245 से 263। अब इसमें 245 से 255 255 और 256 से 263 ये दो तरीके से इसमें हमारे एक इसमें देखते हैं विधायी संबंध और एक इसमें प्रशासनिक संबंध। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध अगर देखेंगे, लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप होंगे तो इस आर्टिकल के बीच में 245 से 255, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रिलेशनशिप होंगी चाहे वो टैक्सेशन वगैरह हो, कर वसूली या कर के बीच में बंटवारा वगैरह, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी तो वो 256 से 263 के बीच में विद्यमान है। फिर हम पढ़ते हैं भाग 12 पार्ट 12 में है कि वित्त संपत्तिवाद। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं बाहर से ऋण लेना चाह रही है या राज्य सरकार केंद्र से ऋण लेना चाह रही है या फिर वित्त से संबंधित जितनी संबंधित चीज़ें हैं वो भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 308 के बीच में हमको देखने को मिलती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि संपत्ति का अधिकार यहाँ आप जो देख रहे हैं इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है और इसको रखा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। हुआ ये था कि जब केशवानंद भारती केस 1973 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इसके लिए संविधान में पहले से एक स्पेशली आर्टिकल डेडिकेटेड आर्टिकल था, आर्टिकल 31, और उसके अलावा 19F का जो आर्टिकल 19 का पहला आर्टिकल है 19(1), उसमें जो F क्लॉज था वो बोलता था कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित हमको वर्णन देखने को मिलता था। अब 1973 के केशवानंद भारती के बाद से संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट न रह करके उसको घोषित कर दिया गया, क्या, लीगल राइट, विधिक अधिकार। और जब लीगल राइट घोषित कर दिया तो इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी पार्ट 3 में, पार्ट 3 जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, इस भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। लेकिन
इसको विधिक अधिकार जैसे घोषित कर दिया संपत्ति के अधिकार को, तो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो यहाँ से उसको हटा करके इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो चाहे आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले कहाँ था, चाहे वो अब पूछ लेगा कि अब कहाँ है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? 44। कब हुआ? 1978। ठीक, नेक्स्ट चीज आर्टिकल 300A तक हमने देख लिया। अब पार्ट 13 देखते हैं, भाग 13। इसमें है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार विपणन इत्यादि से संबंधित काम, मतलब आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, कहीं पर भी अपने कोई भी सामान बेच सकते हो, जा सकते हो बेचने। तो इसके लिए आर्टिकल 301 से 307 के अंतर्गत हमको वर्णन मिलता है। फिर आर्टिकल 14 अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं, जिसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी का प्रावधान, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो हमने देख लिया कि 308 से 323 के बीच में है, और इसी में 315 में आर्टिकल में यूपीएससी के गठन से संबंधित प्रावधान है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आर्टिकल 323, अगर डेडिकेटेडली आर्टिकल देखें तो 323 में क्या दिया गया है? अधिकरण, जिनको जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 1976। अधिकरण क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के न्यायालय हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिब्यूनल्स। जैसे आपने सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरण को बचाने या पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान हानि पहुंचाता है तो उसके लिए जो न्यायालय है या उसकी जो सुनवाई होगी वो इन अधिकरणों के माध्यम से की जा सकती है। तो इस प्रकार के पार्ट 14A इसमें ऐड किया गया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा डेडिकेटेडली इसके लिए भी आर्टिकल 323 है। जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि डेडिकेटेडली आर्टिकल है तो उन आर्टिकल्स की आपकी इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पूछ देगा आर्टिकल 244 किससे संबंधित है, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, आर्टिकल 323 किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इससे पहले हमने डेडिकेटेड आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 213 पढ़ा, आर्टिकल 123 पढ़ा, जिनका संविधान में पर्टिकुलरली हम इस भाग पढ़ने के दौरान वर्णन पढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट भाग 15 निर्वाचन, अगेन इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन की स्थापना, इलेक्शन से संबंधित प्रावधान जितने भी होंगे वो 324 से 329 के बीच में हमको देखने को मिलेंगे। भाग 16 बोलता है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जिसके लिए आर्टिकल 320 3 से 30 से 342। इसमें भी इनके बीच का एक आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है आपसे, आर्टिकल 338, और ये आजकल ये हाईलाइट भी रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिकल 338 में हम देखते हैं, 338 में हमको वर्णन मिलता है कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, तो इसमें आजकल एक अनुसूचित जनजाति आयोग भी बनाया गया था, और उसमें 338A उसमें उसको ऐड किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थात कुछ वर्गों से संबंधित, मतलब SC ST वगैरह या कुछ अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित, उसके लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका वर्णन संविधान के किस पार्ट में मिलता है। तो पार्ट 17 जिसमें राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन मिलता है, और ये 343 343 से 351 के बीच में है। तो 343 से 351 में, जैसे कि 343 से 344 में आपको वर्णन मिलेगा कि संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यूनियन की, सेंटर की, वो क्या होगी, राज्यों के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में फिर अगले 2-3 आर्टिकल, फिर उसके बाद के आर्टिकल में आपको न्यायालयों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 343 से 351 के बीच में आपको राजभाषाओं के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 18। तो भाग 18 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, भाग 18 में हमारे देश में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 352 से 360, देखिए 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार हैं जो भारत में आपातकाल के या आपातकाल के प्रावधान हमारे इसमें दिए गए हैं। 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, और 360 भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, बाकी ये 2 हो चुका है।
बार बार देखने को मिलता है। 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है और 356 राष्ट्रपति शासन तो आप देखते रहते हैं कि कहीं पर भी लगभग किसी न किसी राज्य में लगता ही रहता है। ठीक है, भाग 19 प्रकीर्णों के बारे में वर्णन मिलता है 361 से 361 से 367। भाग 20 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, आप चाहें तो केवल वही नोट भी करें, उन्हीं को याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में, डेडिकेटेड आर्टिकल भाग 20 में ये दिए गए हैं। भाग 20 अनुच्छेद 368 बिल्कुल डेडिकेटेड आर्टिकल, इसमें भी अगेन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनरी प्रोविजंस हमको देखने को मिलेंगे 369 से 392 के बीच में। और पार्ट 22 जो है आपके एब्रिवेशंस हो गया, हिंदी के कुछ प्राधिकृत पार्ट वगैरह, ये 393 से 395। आपको इनसे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, आपको याद रखना है भाग 20, भाग 18, भाग 17, भाग 15 और भाग 14 का ए, भाग 14, भाग 12, भाग 9, भाग 7, उसके बाद उससे पहले के लगभग जितने हैं वो तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर ये याद आपको है तो यकीन मानिए कि आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमने पार्ट्स पढ़े थे, अब इसके बाद हम देख रहे हैं जो स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, स्केड्यूल्स की संख्या पहले अगर हम देखें तो मूल संविधान में अगर हम इनकी बात करें तो अनुसूचियों की कुल संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे तो अनुसूचियों की संख्या है 12। किस अनुसूची में क्या है ये सब वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, कि किस अनुसूची में क्या क्या हमारा वर्णन देखने को मिलता है। आगे एक नज़र इस पर डालते हैं जल्दी से। देखिए पहली अनुसूची में जो टेरिटरीज हैं यूनियन या हमारे देश की जितनी भी हमारी टेरिटरीज हैं उस टेरिटरीज के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जो शेड्यूल्स 2 है अनुसूची 2 में, दूसरी अनुसूची में हमारे पास प्रालब्धियों पर भत्ते जो एमोल्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इन भत्तों के बारे में हमको देखने को मिलता है कि जितने भी उच्च पदों पर व्यक्ति हैं या भारत में जितने भी बड़े बड़े प्रमुख हैं, ठीक है, बड़े बड़े कार्यकारी प्रमुख जिनके हैं उनको क्या क्या भत्ते वगैरह दिए जाएंगे, ये सब वर्णन अनुसूची 2 में मिलता है। अनुसूची 3 में शपथ, ठीक है, शपथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ जिसको बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ, ठीक है, शपथ जितने भी बड़े पद पर कार्यकारी अधिकारी हैं उन कार्यकारी अधिकारियों की शपथ के बारे में हमको अनुसूची 3 में वर्णन मिलता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें निर्धारित की जाएंगी, राज्यसभा की सीटें, उन राज्यसभा की सीटों का निर्धारण या उन राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है अनुसूची 4 के तहत। अनुसूची 5 में हमको देखने को मिलता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जितने भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित आर्टिकल जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल 330 से लेकर के 342 आर्टिकल, और अनुसूची उनके लिए डेडिकेटेड है अनुसूची 5। नेक्स्ट 6 में क्या है, 6 में देख रहे हैं आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हम देखने को मिलता है। 7वें में दे रखा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जो केंद्र और राज्य के बीच में ट्रू डिवीजन ऑफ पावर्स है, उस ट्रू डिवीजन ऑफ पावर्स या जिसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम का वर्णन मिलता है या शक्तियों का विभाजन के बारे में वर्णन मिलता है। शक्तियों का विभाजन किस तरीके से कि बोला गया कि जितने भी कानून बनाने की शक्तियाँ होंगी, किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर, किन किन सब्जेक्ट पर, किन किन मैटर्स पर राज्य सरकार केवल कानून बनाएगी या किस मैटर पर केवल केंद्र सरकार बनाएगी और किस मैटर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने शक्तियों का विभाजन देखा। तो उसके लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है कि संघ सूची में केंद्र सरकार के पास दिए गए कि उसके पास लगभग 100 ऐसे सब्जेक्ट या मैटर हैं जिन पर केवल संघ सरकार कानून बनाएगी। ऐसी राज्य सूची में 61 विषय हैं, ऐसी समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं। ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट, कितने मैटर शामिल किए गए हैं। 52 ऐसी 61 राज्य में, ऐसी 100 संघ में। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, भारत के संविधान में पहले कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं थी 14, लेकिन वर्तमान में अभी हम देखने को मिलता है कि 22 टोटल भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिल चुका है। तो इसमें से पहले 14 थी, अब 15वीं जोड़ी गई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। 1967 में ये जोड़ी गई थी यहाँ पर सिंधी, ठीक है। सिंधी लैंग्वेज को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत ऑफिशियल दर्जा प्राप्त हुआ। फिर 71वें संविधान संशोधन में 3 और भाषाएं हमने जोड़ दी। वो 3 भाषाएं कौन थी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये 3 भाषाएं हमने फिर से किस में जोड़ दी? 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ दी गई 92 में 3 और भाषाएं। और 92वें संविधान संशोधन 2004 में हमने 4 और भाषाएं जोड़ी। इसमें जोड़ी गई संथाली, इसमें जोड़ी गई डोगरी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, इसमें मैथिली, ठीक है, बिहार के आसपास, और इसमें बोडो, ठीक है, बोडो। ये बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ के इस तरीके से, जो पहले 14 थी वर्तमान में 22, तो 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई? तो पहली जोड़ी गई थी 21वीं संविधान संशोधन 67 में, फिर 16वीं 17वीं 18वीं 92 में, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा इनको 4 और भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो बोडो। तो इस प्रकार से 22 अभी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे संविधान में हैं। नेक्स्ट, भू सुधार कानून और अन्य संबंधित मामले, जो लैंड से रिलेटेड हमारे पास मैटर्स होंगे, रूल्स होंगे, उसके लिए पहली बार जो संविधान में संशोधन किया था वो इसी मामले से संबंधित संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो कि क्लियरली भू संबंधित कानूनों से संबंधित था और उसको 9वीं अनुसूची में हमारा जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल कानून के बारे में ये वर्णन मिलता है हमको 10वीं अनुसूची में, और ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 11वें और 12वीं अनुसूची को तो वैसे भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि संविधान के भाग 9 और भाग 9A में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से अनुसूची में भी भाग 11 और अनुसूची 12 में पंचायत और नगर पालिकाओं का क्रमशः हमको वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब पंचायत से संबंधित क्या क्या विषय होंगे? तो पंचायत से संबंधित जिसमें केवल पंचायत के पास अधिकार होगा कि वो कानून बना सकती है, तो ऐसे 29 मैटर्स यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। ऐसे नगर पालिकाओं के पास 18 सब्जेक्ट हमारे वर्णित हैं। संविधान में एक और अन्य चीज़ जो आपको पढ़नी है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पॉलिटी के सेक्शन से बनता है, वो है ये चार्ट, भारतीय संविधान के सोर्सेस। मैंने 10 प्रमुख या 10-11 प्रमुख सोर्सेस लिए हैं, जिनमें से भारत के कुछ प्रमुख बातें हमको जिनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो वो सोर्स क्या हैं? सबसे पहला या सबसे इम्पोर्टेंट या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला सोर्स अगर जिसको बोलें तो वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोला जाता है कि 1935 के इस एक्ट में एक प्रारूप तैयार कर दिया गया था भारत के संविधान का, और पहली बार इसी में हम देखते हैं कि ट्रू डिवीजन ऑफ पावर्स भी देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य, केंद्र उसमें बोले तो ब्रिटिश और राज्य बोले तो जितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, तो ब्रिटिश और ब्रिटिश प्रोविंसेस में भारत के लोग जो सिलेक्ट होकर आ रहे थे, तो उनके लिए जो डिवीजन ऑफ पावर्स पहली बार आए, शक्तियों का बंटवारा शुद्ध रूप में देखने को मिलता है, तो वो इसी एक्ट से देखने को मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग 395 में से 250 आर्टिकल लगभग इसी आर्टिकल से एज इट इज ले लिए गए। तो इतना इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है भारत के संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मेन बात क्या क्या, जैसे भारत के संविधान का जो फेडरल सिस्टम है, संघीय तंत्र है, फेडरल सिस्टम बोले तो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर जो मैंने अभी बोला, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ठीक है, राज्यपाल का ऑफिस, राज्यपाल का कार्यालय, एक राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, न्यायपालिका या फिर आपातकालीन जो हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, वो इमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे कहाँ से लिए गए अगर आएगा, तो वो
आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट 1935 के एक्ट के माध्यम से लिए गए। फिर ब्रिटेन यूके से हमने क्या क्या लिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, बाइकैमरलिज्म द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और देखिए प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम जापान से ले रहे हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ये भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूएसए, तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, जुडिशियरी की स्वतंत्रता मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप में कार्य करेगी, कार्यपालिका से उसको अलग किया जाएगा, ये बात कहाँ से ली। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने दिए गए निर्णयों को बाद में बदल भी सकती है, उसका पुनरावलोकन भी कर सकती है, ये प्रावधान कहाँ से लिया, तो ये सब यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। प्रीएम्बल जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, यूएसए से। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड से, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, उनका नॉमिनेशन कैसे किया जाएगा, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया। याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करने की जो हमारी प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ली गई है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, नामांकन अलग हो गया और उनका जो चुनाव होगा वो अलग है, ठीक है। कनाडा, कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया। फेडरल सिस्टम भी वो फेडरल सिस्टम केंद्र और शक्तियों के बीच में ऐसा शक्तियों का विभाजन जिसमें शक्तियां ज़्यादा किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास रहेंगी। अगर फेडरल सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, लेकिन फेडरल सिस्टम कैसा होना चाहिए कि जिसमें पावरफुल ज़्यादा सेंटर होगा, तो वो हमने लिया कनाडा से। और जो हमारे रेजिडुअल पावर्स हैं, जो शक्तियाँ या जिन शक्तियों का जिक्र कहीं नहीं है, वो शक्तियाँ अपने आप ही स्वतः ही केंद्र में समाहित होंगी, इस बात का भी प्राविधान हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जहाँ पर केंद्र और राज्य के पास अधिकार, दोनों के पास अधिकार होगा कि वो उस विषय पर कानून बना सकते हैं। तो ये अधिकार, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की लैंग्वेज, हमारी प्रस्तावना जो ली गई है ये देखिए प्रीएम्बल जो ली गई है वो यूएसए से ली गई है, लेकिन प्रीएम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दोनों हाउसों की जॉइंट मीटिंग, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 के तहत जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है प्रेसिडेंट, तो इसकी पावर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट जर्मनी से इमरजेंसी के संबंध में, जब इमरजेंसी लगती है तो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स डिमोलिश हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स जब डिमिनिश होंगे इमरजेंसी के दौरान, ये बात हमने जर्मनी से ली, लेकिन जो हमारा इमरजेंसी का प्रोविजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ उठाई, जिनको हमने 51 आर्टिकल 51A में हमने बाद में ऐड किया था। जस्टिस, 3 प्रकार का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जो प्रीएम्बल में हमको देखने को मिलती है, अभी हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की विचारधारा है वो भी हमारी रशियन क्रांति से इसमें एज इट इज़ ले लिया गया था। फ्रांस से एक हमने लिया कि प्रस्तावना में जो फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रीएम्बल में जो देखने को मिलता है वो हमने फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक मतलब जिस देश का मुखिया एक चुनकर आता है वो वंशानुगत नहीं होता है, तो उसको रिपब्लिक बोला जाएगा, एक निश्चित समय के लिए चुन के जब उसका देश का मुखिया आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने रिपब्लिक, गणतंत्र का फ्रांस से लिया। और इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष का जो प्रावधान है वो भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। साउथ अफ्रीका के संविधान से, जैसे मैंने बताया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में, जो मैंने बताया था, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस जो दी गई है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। और लास्ट में जापान, जहाँ से हमने प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में जो प्रावधान है वो हमने जापान से लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के संविधान को किन किन देशों से कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उठा करके हमारे संविधान में रखी गई हैं, ठीक है। तो
ये पूरा एक हमारे भारतीय संविधान का परिचय था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संविधान के बारे में, संविधान की रूपरेखा और संविधान का एक सामान्य सा परिचय और उसके स्रोतों के बारे में, उसके भागों के बारे में, उससे संबंधित अनुसूचियों के बारे में जानने को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप निश्चिंत रहिएगा, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आपने सीखा, यदि इस सेक्शन से कोई प्रश्न बनता है तो वो ये वीडियो आपको उन प्रश्नों को हल कराने में सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे या हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब, तो हम भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हम बात करेंगे कि प्रस्तावना कहाँ से लेगी, प्रस्तावना क्या है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाके उसमें हम डिस्कस करेंगे।